हेलो एवरीवन। मित्रों, हमने आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, इससे जो पहला क्लास हुई थी उसमें हमने सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के 11वें मॉडल पेपर के 50 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आरपीसी सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। आपको सारे मॉडल पेपर उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए 11वें मॉडल पेपर के बचे हुए 50 क्वेश्चन पे चर्चा करूँगा, तो आप सभी दोस्तों को भी जोड़ लें। मित्रों, ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपके लिए एग्जाम से पहले 20 से 30 मॉडल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कलाम सिविल सर्विस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां से वीडियो की PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखेगा पहला क्वेश्चन, इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किसी भी दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया था। देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है, ये क्वेश्चन था। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है दोस्तों वो 6 सप्ताह तक लागू रहता है। कितने वीक रहता है? 6 वीक तक उनका अध्यादेश जारी रह सकता है। अभी बात करें 6 सप्ताह, इसमें 6 सप्ताह तो ऑप्शन है नहीं, तो 6 सप्ताह हमारा राइट आंसर भी हमारा 6 सप्ताह नहीं है दोस्तों। एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में समय होता है 6 महीने, तो 6 महीने हमने वो ऐड करने हैं और 6 सप्ताह उसके अंदर ऐड कर देने हैं, तो 7 महीने 7.5 महीने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 7.5 महीने तक उसका अध्यादेश लागू रह सकता है। यदि 7.5 ऑप्शन में ना हो तो क्या करेंगे आप, तो आपको 6 महीने करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लीजिएगा वहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखेगा 51 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ पूछा गया आपसे, कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है मित्रों, ये है आपके ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट के सारे है, ये क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के किनारे। अब देखेगा अपन बात करें ग्रेट बैरियर रीफ की, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी जो तट के सारे प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे और प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर क्या है, ये ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। दोस्तों, ये प्रवाल भित्ति प्रकार की प्रवाल भित्ति है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है ये। इसका निर्माण 2300 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए 29 विशिष्ट प्रवाल और 900 द्वीपों से हुआ इसका निर्माण। ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बगीचा भी कहा जाता है, थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। चीन और जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है। चीन और जापान के मध्य पूछा गया आपसे, तो वो द्वीप कौन सा है जिसकी वजह से क्या इनका सामरिक तनाव है, तो वो कौन सा द्वीप हो जाएगा, सेनगाकू द्वीप हो जाएगा। सेनगाकू द्वीप बी नंबर से क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अब ये सेनगाकू जो द्वीप है ना, ये समुद्र समूह है, ये पूर्वी चीन सागर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है ये पूर्वी चीन सागर के अंदर स्थित है और ये मानव आवास रहित द्वीप है। यहाँ पे कोई मानव नहीं रहता है, ठीक है। इस पर नियंत्रण किसका, इस पर नियंत्रण है जापान का। किसका नियंत्रण है, जापान का नियंत्रण है। इसे दियाओयू भी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पवनों को गरजता चालीसा भी कहते हैं दोस्तों। तो गरजता चालीसा किस पवनों कहते हैं, उसका आंसर देना है हमने। तो गरजता पवना कहते हैं किसको, पछुआ पवनों क्या कहते हैं, गरजता चालीसा। ये पृथ्वी जो है ना उसके दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से लगाकर मित्रों, कहाँ से लगाकर, यहाँ से, ये 40 डिग्री है, यहाँ से 40 डिग्री से लगाकर 50 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों में बीच चलने वाली जो शक्तिशाली जो पछुआ पवनें होती है ना, उसको कहते हैं अपन गरजता चालीसा कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। जैव विविधता हॉटस्पॉट की सैक्यूलैंड कारूक अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है ये पूछा गया आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका के अंदर मित्रों। कहाँ पर अवस्थित है ये, अफ्रीका के अंदर अवस्थित है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप इसको भी। अगला क्वेश्चन है, जब जल के उष्मीय गुणों, स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है तो वह क्या कहलाता है। जल में क्या होता है, जब ये उष्मीय है मित्रों, क्या कर लेना, इसको उष्मीय कर लेना। जल के अंदर क्या उष्मीय गुणों के अंदर और स्वाद में
एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा आपको भौतिक प्रदूषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका भौतिक प्रदूषण कहलाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रासायनिक प्रदूषण कौन सा होता है दोस्तों, रासायनिक प्रदूषण वो होता है जल में क्या मिल जाते हैं, रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं, ठीक है, उद्योग धंधे से जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं वो मिल जाते हैं, तो रासायनिक प्रदूषण हो जाता है। और जैव प्रदूषण क्या है, जल में विभिन्न रोगजनक जीवों के प्रवेश से कारक बनता है दोस्तों जैव प्रदूषण। तो आगे बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिएगा। आपको सुमेलित करना है, पर्वत दे रखे हैं और उनके क्षेत्र दे रखे हैं। अब आपको इनको सुमेलित करना है, कौन सा पर्वत किस क्षेत्र के अंदर स्थित है। तो देखिएगा अपन बात कर लेते हैं युवा वलित पर्वत की। जो युवा वलित पर्वत है ये आपका उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट के अंदर स्थित है। कहाँ पर है युवा वलित, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट के अंदर स्थित है। प्राचीन वलित है, ये प्राचीन वलित कहाँ हो जाएगा, ये प्राचीन हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तट। और ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के सामने क्या हो जाएगा, परिप्रशांत पेटी। और भ्रंश खंड हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी तट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2-1-4 दिन। 2-1-4 दिन पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, मैंने बताया था पहले ही कि जो नदियाँ बंगाली खाड़ी में अपना पानी ले जाएगी ना, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, कोई भी हो चाहे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अपन ये बात करते हैं भारत की स्थिति की। तो इधर जो साइड है ये है बंगाली खाड़ी, इधर साइड में क्या है, अरब सागर खाड़ी। जो नदी अरब सागर खाड़ी में आएगी वो आपका क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। जो नदियाँ बंगाली खाड़ी तरफ अपना जल ले जाएगी वो बनाती है डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। अब इनमें से पूछा गया गोदावरी, तो गोदावरी भी अपना जल ले जाती है किसमें, बंगाली खाड़ी में। कावेरी भी ले जाती है, कृष्णा भी ले जाती है। ये तीनों जो नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन नर्मदा जो नदी है ना, ये किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर आंसर, नर्मदा नदी हो जाएगा। तो जो भी नए मित्र इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो एक बार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और सभी दोस्त मिलकर एक बार जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने और कमेंट भी करते दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल यदि ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। देखिएगा नेपाल के जो पड़ोसी भारतीय राज्य है, अब नेपाल के साथ सीधी सी बात है, नेपाल के साथ किसकी बॉर्डर लगती है वो पूछा गया यहाँ से। तो देखिएगा राज्यों का युग्म कौन सा है, इनमें से बात कर लेते हैं सिक्किम और बिहार। जो सिक्किम और बिहार है उसकी सीमा किसके साथ लगती है, उसकी सीमा लगती है अपने नेपाल के साथ लगती है दोस्तों। अब नेपाल के साथ में देखिएगा नेपाल की सीमा सर्च करने वाले अन्य दूसरे राज्य भी हैं। कौन से हैं, एक तो उत्तराखंड भी हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाता है, 3 तो वो लग रहे हैं, 2 ये लग रहे हैं। तो 5 राज्य हैं जो कि किसके साथ लग रहे हैं, हमारे नेपाल के साथ हमारी सीमा बनाते हैं, भारत की सीमा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम और बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विभिन्न वायुपुंजों के मिलने से बने वातावरणों के कारण मानसून की उत्पत्ति जिस विद्वान से मानी जाती है वह है, किस विद्वान से मानी जाती है, तो वो हो जाएगा स्पेट। कौन हो जाएगा आपका, स्पेट हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता था मित्रों। कौन था, ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता था। इसके अनुसार क्या मानसूनी जो पवनें होती है उस तक चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ, इसी का परिणाम है। और ये चक्रवात विभिन्न वायुपुंजों के मिलने पर बने वातावरण के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण होते हैं, वातावरण जो होते हैं उनके कारण ये मानसून उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है। आपसे पूछा गया जो दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है तो वो नदी आपको बतानी है। देखिएगा कौन सी नदी जो दक्षिण ओर से नहीं मिलती है उसकी बात कर रहे हैं ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों कौन सा हो जाएगा, यमुना नदी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी, सी नंबर आंसर। गोमती हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा गोमती, सॉरी है ना, गोमती हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें पूछा गया गंगा नदी इधर जा रही है। अब दक्षिण साइड से तो ये यमुना भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है, सोन नदी ये इधर साइड से मिल रही है। लेकिन ये गोमती नदी कहाँ से मिल रही है, उत्तर की तरफ से मिल रही है गोमती नदी। तो ये जो दक्षिण ओर से नहीं मिलती है वो पूछा गया था आपसे, तो यमुना नदी नहीं है दोस्तों, गोमती नदी है जो दक्षिण ओर से नहीं मिलती है। तो वो कहाँ से मिलती है, उत्तर ओर से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की स्थिति मेला लाभान्वित वर्ग है। तो कौन सा वर्ग है, देखिएगा स्थिति में लाभान्वित वर्ग पूछा गया। मुद्रास्फीति की स्थिति में लाभान्वित वर्ग है, ये मेला गलत है दोस्तों, है ना, मैं कर देना इसका सीधा ही। अब देखिएगा क्वेश्चन आगे, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्यापारी वर्ग।
लाभ है, तो जिसको लाभ मिल रहा है उसको किस वर्ग को मिल रहा है, ये व्यापारी वर्ग को इससे लाभ मिल रहा है, व्यापारी वर्ग को लाभ मिल रहा है इससे। राष्ट्रीय आयुष मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आयुष मिशन पूछा गया आपसे, किससे संबंधित हो जाएगा? तो राष्ट्रीय जो आय हो जाएगा आपका वो सी नंबर, औषधीय पौधों की खेती को बढ़ाना क्या है, राष्ट्रीय आयुष मिशन का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के सामने, हम भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में? तो जूट की जो मिलें हैं वो किस राज्य में हैं? तो जूट की मिलें याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में जूट की खेती की जाती है। जो जूट के बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं उसको क्या करते हैं, पेड़ मतलब कि जैसे ग्वार वगैरह होता है उसकी तरफ हो जाते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, इनको काट के पानी में डाल दिया जाता है, पानी में कुछ दिन इनको रखा जाता है, बाद के अंदर ये ऊपर से इसके जो छिलके होते हैं, ऊपर से इसकी जो होती है उसको उतार लिया जाता है और उससे क्या मिलता है, हमें जूट प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनमें सबसे छोटी नदी पूछी गई है आपसे। देखिएगा सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी महानदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? महानदी हो जाएगी। अब बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी इनमें सबसे ज़्यादा सबसे क्या है, लंबी नदी है। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। नर्मदा उसके सेकंड स्थान पे है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा उसके बाद 1401, जो सेकंड स्थान पे हो जाएगी हमारी कौन सी, 1401 किलोमीटर हो जाएगी कृष्णा, और उसके बाद नर्मदा हो जाएगी, उसके बाद हमारी महानदी हो जाएगी। महानदी की 815 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई हो जाएगी। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। सबसे छोटी नदी पूछी गई है प्रायद्वीपीय भारत की, तो महानदी हो जाएगी इस ऑप्शन के अनुसार। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप कौन सा कथन सही नहीं है देखिएगा, अपन सब कथन पर निर्माण थोड़ा सा देख लेते हैं इनको अच्छे से। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था दोस्तों, तो ये कथन सही है। 25 राष्ट्रों में गुट निरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में भाग लिया था, ये सही है। 25 राष्ट्रों ने भाग लिया था पहले गुट निरपेक्ष देशों में। एक गुट निरपेक्ष देश सैनिक संगठनों का भी सदस्य हो सकता है दोस्तों, ये नहीं है। एक गुट निरपेक्ष देश सैनिक संगठनों का भी सदस्य नहीं हो सकता दोस्तों। गुट निरपेक्ष आंदोलन नस्ल भेद और उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता है, तो ये सही है। तो सी नंबर इंच का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नहीं पूछा गया था हमसे, तो सी नंबर इंच का आंसर करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में निम्न में से किस पार्टी ने अधिकतम सीटों पर जीत हासिल करी है? तो लोकसभा 2019 के अनुसार पूछा गया कौन सी सबसे ज़्यादा सीटों ने, कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करी है, तो वो हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। इन्होंने कितनी सीटें प्राप्त करी है? इन्होंने 303 सीटें प्राप्त करी है। कितनी सीटें करी है? 303 सीटें इन्होंने प्राप्त करी है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा देहरादून के अंदर। कहाँ हो जाएगा आपका मुख्यालय इसका मुख्यालय याद करिएगा, देहरादून के अंदर इसका मुख्यालय है। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इस विभाग की स्थापना की बात करें तो 1 जून 1981 की में क्या इसकी होती है, स्थापना होती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? कहने का मतलब है कि बांग्लादेश के साथ सीमा किसकी नहीं लगती है, तो देखिएगा किसकी नहीं लगती इसमें से। तो नागालैंड की सीमा है कि जो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, मेघालय की सीमा लगती है, त्रिपुरा की लगती है, पश्चिम बंगाल की भी सीमा किसके साथ लगती है, अपने बांग्लादेश के साथ लगती है, असम की भी लगती है, ठीक है, मिजोरम की लगती है, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल इनकी लगती है, लेकिन नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम इनकी सीमा लगती है म्यांमार के देश के साथ में। किसके साथ में लगती है? म्यांमार के देश के साथ में। अपन ये देखो ये स्थिति, अब नागालैंड रह गया दोस्तों कहाँ पर, नागालैंड यह रह गया यहाँ। अब यहाँ ये म्यांमार देश की सीमा लगती है दोस्तों। अब बांग्लादेश यहाँ रह गया तो इसकी सीमा इसके साथ में नहीं टच करती है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो भारत में जो अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन हो जाएगा? देखिएगा भारत में जो अधिकांश वन संपदा का मालिक होती है सरकार। कौन होती है मित्रों? सरकार ही होती है इसकी मालिक। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। देश में कुल कितने 53% वन आरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। इनमें लकड़ियों के वितरण तथा मवेशियों को चराने के लिए लोगों को प्रवेश वर्जित है। लकड़ियाँ नहीं काट सकते और आप पशु चारण नहीं कर सकते इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? इनमें से बताना है कि कौन सा, जब पीएम बना था देश का तो उस टाइम राज्यसभा का सदस्य नहीं था, राज्यसभा का सदस्य था। तो कौन कौन सा था देखिएगा, इसमें बात करते हैं अपन।
इंदिरा गांधी दोस्तों, इंदिरा गांधी जब पीएम बनती है तो वो राज्यसभा सदस्य थी, और मोरारजी देसाई ये तीनों थे ना, ये राज्यसभा सदस्य नहीं थे, ये लोकसभा के सदस्य थे। तो ये एकमात्र ये राज्यसभा के सदस्य थी इन ऑप्शन के अनुसार। इसकी बात कर लेते हैं, इसके अलावा और कौन कौन हैं जो राज्यसभा सदस्य रहते हुए पीएम बने हैं। इंद्र कुमार गुजराल भी बने हैं, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी क्या है राज्यसभा सदस्य रहते हुए बने थे। तीन पीएम अभी तक हो चुके हैं जो राज्यसभा सदस्य रहते हुए पीएम बन चुके हैं। भारत सरकार के किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा जो अधिनियम है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है? अब देखेगा कौन सा अधिनियम हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1919 का अधिनियम, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत होता है कि केंद्र में जो होते हैं ना, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी इस अधिनियम के तहत, 1919 अधिनियम के तहत। थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? तो ये किस लेखक ने? ये था एलन, कौन था दोस्तों? ये था एलन ग्लेडहिल था। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है। ये कौन से विवाद में कहा गया था? तो बेरुवाड़ी विवाद था 1960 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम ये कहा था कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है। तो एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद आपका 200। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो जो हमारे भारतीय जो संविधान है उसके अंदर 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमारे क्या है? नीति निर्देश तत्व है। तो ये भाग कौन से भाग के अंदर हो जाएंगे? ये भाग 4 के अंदर हो जाएंगे। कौन से भाग में हो जाएंगे? ये भाग 4 के अंदर हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट 3 के अंदर है। मूल कर्तव्य किसके अंदर है? 4 कै के अंदर मूल कर्तव्य है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। तो नीति निर्देश तत्व पूछा गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 से लेकर 51 तक क्या हमारे नीति निर्देश तत्व है जो कि आयरलैंड से लिए गए। थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। 76 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई भी महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कथन किसने कहा था? तो देखिएगा ऑप्शन के अनुसार मायरन विनर ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या शिवराम ने। ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कथन कहा था दोस्तों कि हमारे उद्देश्य पूरे हो जाने चाहिए, और ये नाम क्या है, कोई हमें नाम से कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है। तो जो भारत का संविधान जो 40 है, अनुच्छेद 40 नीति निर्देश तत्वों के अंदर आता है ये, तो ये 40 किससे संबंध हो जाएगा? देखेगा हमें ऑप्शन के अनुसार बात करते हैं अपन। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, निःशुल्क विधिक सहायता, पंचायती राज या पर्यावरण संरक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पंचायती राज से ये संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 40 की बात करते हैं अपन। जो अनुच्छेद 40 है ये किससे? पंचायती राज से संबंधित है। और आपको पता है पंचायती राज जो शब्द था पहली बार संविधान में 1992 के जो 1992 का जो संशोधन हुआ था, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर, उस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज शब्द जोड़ा गया था सबसे पहले। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और पंचायती राज की स्थापना हुई थी, वो कहाँ होती है? राजस्थान के अंदर होती है। सबसे पहले देश का पहला राज्य था जहाँ पे पंचायती राज की स्थापना होती है। कब होती है? 2 अक्टूबर 1959 को। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था नागौर के अंदर। आगे की तरफ देखिएगा, मिट्टी क्रांति का संबंध क्या है? मिट्टी क्रांति का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो मधुमक्खी पालन से किसका संबंध हो जाएगा? मिट्टी क्रांति से इनका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में तृतीय स्थान प्राप्त करता राज्य है। तीसरा जो स्थान करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तीसरा स्थान करने वाला राज्य हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। कौन हो जाएगा मित्रों? कर्नाटक हो जाएगा।
तो थोड़ा सा नीति आयोग द्वारा जो जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के अनुसार गुजरात को लगातार दूसरे वर्ष भी पहला स्थान मिला है, महाराष्ट्र को दूसरा, और कर्नाटक को कौन सा स्थान मिला है, तीसरा, और तमिलनाडु को कौन सा स्थान मिला है, चौथा। थोड़ा सा आपको ये ध्यान में होना चाहिए। भारत के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन आपको पहचान करनी है। सत्य कथन कौन कौन से है देखिएगा। वर्ष 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2020 में FDI का 5वां बड़ा प्राप्तकर्ता देश था, तो ये सही है, 5वां था। सेवा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये भी सही है। सेवा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य शीर्ष योगदान देते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सत्य है, तो डी नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आदतें होती है, आदतें कैसी होती है देखिएगा। आदतें कैसी होती है, जो कार्य बार बार दोहराने में सहज क्रिया की तरह संचालित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अपन आदतें कहते हैं। ऐसा होने पर व्यक्ति के द्वारा यह कहा जाता है कि उसे ऐसा करने की आदत पड़ गई है। तो आदतें कैसी होती है, हमें आदतें होती है हमारी अर्जित होती है। कैसी होती है, अर्जित होती है। हमेशा ये बात को ध्यान में रखिएगा, जन्मजात आदतें नहीं होती है। किस अवस्था में बालकों का समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है दोस्तों, तो ये बाल्यावस्था है, जिसके अंदर क्या होता है, विपरीत अंग के प्रति क्या होता है, हमारा आकर्षण हो जाता है। इस अवस्था में क्या करता है बालक, अपने जो समलिंगी के साथ क्या करता है, खेलना पसंद करता है। तो इसका क्या होता है, हमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बाल्य अवस्था। बी नंबर से क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो जो भी नए मित्र इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सभी दोस्त मिलकर एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और कमेंट भी कर दें कि आपको ये क्लास कैसे लगी। लियोपोल्ड बेलक ने कौन सी प्रक्षेपण विधि का प्रयोग किया है, लियोपोल्ड ब्लेक ने पूछा गया है, तो कौन सी प्रक्षेपण विधि का प्रयोग किया गया है देखिएगा। ये हो जाएगी आपकी बाल अंतर्बोध प्रक्षेपण, इस विधि का प्रयोग किया गया है। बी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है, तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है इसमें से, तो वो आपका हो जाएगा उदारीकरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों, उदारीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है देखिएगा। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम भी है, सामाजिक वातावरण के कारण भी हमारा क्या होता है, व्यक्तित्व प्रभावित होता है, परिवार की वजह से भी होता है। ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय की वजह से भी ध्यान रखिएगा, विद्यालय भी हो जाएगा आपका। संवेगात्मक विकास में इसमें शामिल हो जाएगा। सांस्कृतिक जो वातावरण होता है उसकी वजह से हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मानसिक योग्यता रुचि भी ये क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है। स्पीरमैन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से असत्य कथन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो देखिएगा असत्य कथन कौन सा हो जाएगा। एस कारक पर पूर्व अनुभूति, प्रशिक्षण आदि का प्रभाव पड़ता है, ये सही है। जी कारक पर शिक्षण तथा प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी सही है। एस कारक का स्वरूप परिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील यहाँ लिखा हुआ है तो परिवर्तनशील ही होता है, ये गलत हो गया हमारा, तो ये गलत हो गया ना। तो एस कारक का स्वरूप अपरिवर्तनशील नहीं होता, परिवर्तनशील होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं पूछा था असत्य कथन हमारा सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि में जी कारक का महत्व एस कारक से अधिक होता है, ये सही है। बहुलब्धि प्राप्तांक को एक उदाहरण माना जा सकता है, बहुलब्धि प्राप्तांक को एक उदाहरण किसके तरह से माना जा सकता है, अंतराल मापने के द्वारा माना जा सकता है। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि की वंशागतिशीलता से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं देखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, बुद्धि पर आनुवंशिकता का अधिक तथा वातावरण का कम प्रभाव पड़ता है, ये सही है। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूची का मिलान करना, हमने सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। समूह कारक सिद्धांत, तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, ये हमें क्या करना है, ये हमें मिलान करना है। 89 नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। समूह कारक जो सिद्धांत है वो हमारा हो जाएगा आपका किसका, थ्रस्टन का हो जाएगा। द्विकारक जो सिद्धांत है वो हमारा किसका, द्विकारक सिद्धांत हो जाएगा स्पीरमैन का। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो हो जाएगा आपका गार्डनर का, और बहुकार्य का सिद्धांत किसका हो जाएगा, थार्नडाइक का हो जाएगा। तो इसमें जो 4 1 2 3 4 1 2 3 ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जाननी है तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी हमारी, तो वो विधि हो जाएगी कौन सी है, साक्षात्कार विधि हो जाएगी।
क्या जाननी है, उसकी अभिव्यक्ति जाननी है, संवेदना जाननी है, तो क्या करनी है हमने, साक्षात विधि सबसे क्या होती है, इसकी उपयुक्त विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने दी थी दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा का जो अवधारणा देने वाले थे व्यक्ति कौन थे, वो थे आपके सिगमंड फ्रायड थे दोस्तों। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार कौन सी हो जाएगी, मनोविश्लेषणात्मक हो जाएगी। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो मनोविश्लेषण के प्रतिपादक कौन है, सिगमंड फ्रायड थे मित्रों। इसमें क्या कहता है ये, इसके अनुसार क्या शिक्षा बाल केंद्रित ही होनी चाहिए, इसने कहा था। फ्रायड चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन के अध्ययन पर भी जोर देते हैं। थोड़ा सा सिगमंड फ्रायड के बारे में ये बात आपको ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है ये पूछा गया आपसे, तो देखिएगा कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत भी है, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत भी है, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया का सिद्धांत ये नहीं है। सिद्धांत नहीं पूछा गया था, तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थार्नडाइक का प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस प्रकार को प्रतिपादित करने का एक प्रयास है, तो वो है पुनर्बलन हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। कॉलर ने किस पशु पर प्रयोग किया था, तो कॉलर ने किस पशु पर प्रयोग किया था, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिएगा कॉलर ने किस पशु पे किया था, 1920 की बात है। जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ था। इसमें 3 व्यक्ति शामिल थे, कौन थे, एक तो कॉलर था, कोफका था, वर्दीमर थे। ये तीनों क्या थे, गेस्टाल्ट वादी कहलाए थे दोस्तों, ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए। और कॉलर ने क्या दिया, सीखने का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कॉलर ने। और कॉलर ने क्या किया था, सूझ के सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पे किया था, सुल्तान नामक चिंपांजी। तो उस चिंपांजी का आपको नाम भी याद रहना चाहिए, क्या नाम था उसका, सुल्तान था उसका नाम। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका व्यक्त करने वाला कारक है। अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका व्यक्त करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा आपका, ये कारक देखिएगा कौन कौन से हैं। चरित्र निर्माण में सहायक है ये, रुचि का विकास भी करता है, अधिगम का आधार है ये। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं शक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो इसकी क्या विशेषता देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनशील बालकों की। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। कॉलेज जाने वाली एक लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। तो ये उदाहरण किसका है, ये श्रृंखलागत अधिगम का है। ये किसका है, श्रृंखलागत अधिगम का है ये उदाहरण मित्रों। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। तो बाह्य अभिप्रेरणा में किसको समावित किया जाएगा, देखिएगा बाह्य अभिप्रेरणा में अपन प्रशंसा दोषारोपण को भी कर सकते हैं, प्रतिद्वंदिता भी करते हैं, पुरस्कार एवं दंड को भी शामिल करते हैं, परिणाम का ज्ञान इसको भी शामिल कर लेते हैं। तो उपरोक्त डी में क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, तो दूसरे को देख के सीखता है और अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर नहीं सीखता है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, सामाजिक अधिगम हो जाएगा। सामाजिक अधिगम हो जाएगा। इसके अंदर क्या करता है, व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देख के सीखता है। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या किया है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। किससे होती है, विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। किसने कहा था ये बात, पियाजे ने कही थी ये बात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति की थी। इसका जो आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। तो जो चैनल पे नए दोस्त हैं वो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को दबा दें। सभी दोस्त मिलकर एक बार वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर दें आपको पेपर का स्तर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।